आज के एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, निसार इसरो और किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO वेधशाला है? विकल्प है जाक्सा, नासा, रॉसकॉस्मॉस, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी। सही उत्तर है विकल्प बी, नासा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो 2024 की शुरुआत में निसार रडार उपग्रह मिशन लॉन्च करने के लिए तैयार है। बता दें कि निसार का पूरा नाम नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार है। यह अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक निम्न पृथ्वी कक्षा यानी LEO वेधशाला है। इसका वजन लगभग 2800 किलोग्राम है। इसमें L बैंड और S बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी SAR दोनों उपकरण शामिल है, जो इसे एक दोहरी आवृत्ति इमेजिंग रडार उपग्रह बनाता है। यह इस बात की खोज करेगा कि पृथ्वी के वन और आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव वैश्विक कार्बन चक्र को कैसे प्रभावित करते हैं और जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। इसलिए विकल्प बी सही है। चलिए शुरुआत करते हैं एपिसोड के प्रश्न के साथ। थैलियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह कम तन्य शक्ति वाला कठोर, भारी और कम पिघलने वाला तत्व है। 2. इसकी खोज वर्ष 1861 में सर विलियम क्रुक्स ने की थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? विकल्प है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में एक कृषि वैज्ञानिक ने अपनी वैज्ञानिक विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए कुछ लोगों को जहर देने के लिए थैलियम का उपयोग किया। बता दें कि थैलियम परमाणु क्रमांक 81 वाला एक रासायनिक तत्व है, जिसकी खोज वर्ष 1861 में सर विलियम क्रुक्स ने की थी। इसलिए कथन 2 सही है। यह कम तन्य शक्ति वाला नरम, भारी और कम पिघलने वाला तत्व है। इसलिए कथन 1 सही नहीं है। यह स्वादहीन एवं गंधहीन होता है और इसका उपयोग चूहे मारने वाली दवा में किया जाता है। यह पृथ्वी के क्रस्ट में अल्प मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था। यह महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए नमक सत्याग्रह के बाद गिरफ्तार होने वाले राष्ट्रीय नेताओं में से पहले थे। मार्च 1931 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 46वें सत्र की अध्यक्षता की। उपर्युक्त अनुच्छेद किस महान व्यक्तित्व की व्याख्या करता है? विकल्प हैं अंबालाल गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, घनश्याम दास बिरला, अशोक मेहता। सही उत्तर है विकल्प बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आज यानी 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। इनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बता दें कि महान स्वतंत्रता सेनानी और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था। 1917 से 1924 तक पटेल ने अहमदाबाद के पहले भारतीय नगरपालिका आयुक्त के रूप में कार्य किया और 1924 से 1928 तक इसके निर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष रहे। 1928 में पटेल ने बढ़े हुए करों के खिलाफ बारदोली के जमींदारों के प्रतिरोध का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। यह महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए नमक सत्याग्रह के बाद गिरफ्तार होने वाले राष्ट्रीय नेताओं में से पहले थे। मार्च 1931 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 46वें सत्र की अध्यक्षता की। भारतीय रियासतों के भारतीय संघ में शांतिपूर्ण एकीकरण और भारत की राजनीतिक एकीकरण में इनकी भूमिका के लिए इन्हें आज भी याद किया जाता है। अगला प्रश्न है, पोंटा दास लाजेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह ब्राजील में स्थित एक पुरातत्व स्थल है। 2. यह निग्रो नदी और अमेजन नदी के अभिसरण का बिंदु है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? विकल्प है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1। चलिए देखते हैं इसका विश्लेषण को। हाल ही में निग्रो नदी के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंचने के बाद पोंटा दास लाजेस में पुरानी नक्काशी का पता चला है। आपको बता दें कि पोंटा दास लाजेस ब्राजील में स्थित एक पुरातत्विक स्थल है। इसलिए कथन 1 सही है। यह ब्राजील के अमेजोनिया राज्य में स्थित है। यह स्थल वह बिंदु है जहां गहरे रंग की निग्रो नदी और पीली मिट्टी के रंग वाली सोलिमोस नदी मिलती है। इसलिए कथन 2 सही नहीं है। यहाँ नदी के किनारे काली चट्टान पर गहराई से उकेरी गई नक्काशी मानव चेहरों, जानवरों और अन्य आकृतियों का प्रतिनिधित्व करती है।
ऐसा माना जाता है कि ये नक्काशी 1000 से 2000 वर्ष पुरानी है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पलाऊ, सोलोमन आइलैंड, पापुआ न्यू गिनी, वानुआतू, किरिबाती। उपर्युक्त में से कौन से देश मेलानेशिया क्षेत्र में स्थित हैं? विकल्प है केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 3 और 5, उपर्युक्त सभी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने सोलोमन द्वीप का दौरा किया है। सोलोमन द्वीप 6 प्रमुख द्वीपों और 900 से अधिक छोटे द्वीपों से मिलकर बना एक देश है। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में ओशनिया के हिस्से मेलानेशिया में स्थित है। आपको बता दें कि प्रशांत महासागर में 3 नृवंश विज्ञान यानी एथनोजियोग्राफिक समूह शामिल हैं: मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया। मेलानेशिया में 4 स्वतंत्र देश स्थित हैं: फिजी, वानुअतु, सोलोमन द्वीप और पापुआ न्यू गिनी। प्रश्न के संदर्भ में बात करें तो पलाऊ माइक्रोनेशिया क्षेत्र में स्थित है, जबकि किरिबाती पोलिनेशिया में स्थित एक देश है, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, सरफेसी एक्ट 2002 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह अधिनियम वित्तीय संस्थानों को उधारकर्ता की केवल अचल संपत्तियों के माध्यम से बकाया राशि जमा करने की अनुमति देता है। 2. यह कृषि ऋण पर भी लागू होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? विकल्प है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरफेसी एक्ट नियम तोड़ने पर इंदौर की अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। सरफेसी का पूरा नाम सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट है। यह बैंकों और अन्य वित्तीय संगठनों को खराब ऋणों को प्रभावी ढंग से वसूलने की अनुमति देता है। दूसरे शब्दों में इस एक्ट के मुताबिक अगर लोन लेने वाला व्यक्ति ईएमआई का भुगतान नहीं करता है तो बिना अदालती दखल के बैंक या लोन देने वाली कंपनी संपत्ति पर कब्जा कर सकती है। यह अधिनियम ऋणदाता को सुरक्षा के रूप में रखी गई सभी चल या अचल संपत्तियों पर लागू होता है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। यह असुरक्षित ऋण रहित कृषि ऋण पर लागू नहीं होता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में समाचारों में रहे विजन इंडिया 2047 दस्तावेज के उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? विकल्प है भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाना, बी गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना, सी सभी के लिए बुनियादी न्यूनतम आय सुनिश्चित करना, या डी 2047 तक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। सही उत्तर है विकल्प ए, भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाना। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत को एक विकसित देश बनाने के उद्देश्य से एक विजन दस्तावेज अपने अंतिम चरण में है और दिसंबर तक इसका मसौदा तैयार होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि भारत के बुनियादी ढांचे, वाणिज्य एवं उद्योग, प्रौद्योगिकी और शासन रहित कई विषयों पर यह दस्तावेज तैयार किया जा रहा है। यह दस्तावेज उन क्षेत्रों और प्रौद्योगिकियों को बताएगा जिनमें भारत को 2047 तक अग्रणी होना चाहिए और वहां पहुंचने के लिए आवश्यक संस्थागत और संरचनात्मक सुधारों को लागू करना चाहिए। इसमें यह अनुमान लगाया गया है कि 2047 में भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की होगी, जिसमें प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद $17,590 होगा। वहीं 2047 में भारत के निर्यात का मूल्य $8.67 ट्रिलियन होगा, जबकि इसके आयात का मूल्य $12.12 ट्रिलियन होगा। इस तरह इसका मुख्य फोकस भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित बनाना है, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, सबसरफेस वाटर आइस मैपिंग यानी SWIM परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA की एक पहल है। 2. इस पहल में पृथ्वी की सतह पर भूजल स्तर को मापने के लिए उपग्रहों का एक समूह शामिल है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? विकल्प है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में द सबरफेस वाटर आइस मैपिंग यानी SWIM परियोजना ने मानचित्रों का चौथा सेट जारी किया है। 2017 में परियोजना शुरू होने के बाद से इसका हालिया मानचित्र सबसे विस्तृत और सटीक है। आपको बता दें कि SWIM नासा की एक पहल है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है।
यह पहल मंगल ग्रह की सतह के नीचे दबी पानी की बर्फ तक पहुंचने के लिए सर्वोत्तम स्थानों का पता लगाने में मदद करती है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। यह परियोजना नासा के कई मिशनों से डेटा का उपयोग करती है, जैसे कि मार्स रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर यानी MRO, मार्स ओडिसी आदि। इस प्रकार विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया अमानगढ़ टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? विकल्प है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। सही उत्तर है विकल्प ए, उत्तर प्रदेश। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में सामने आई जानकारी के मुताबिक अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी 2021 में 21 बाघों और 6 शावकों से बढ़कर अब 28 बाघों और 4 शावकों तक पहुंच गई है। बता दें कि अमानगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है। इसकी सीमा उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगती है। पहले यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था, लेकिन उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कॉर्बेट उत्तराखंड राज्य में चला गया और अमानगढ़ उत्तर प्रदेश में ही रह गया। इसे 2012 में टाइगर रिजर्व या बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था, इसलिए विकल्प ए सही है। भारतीय शिपिंग रजिस्टर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। 2. यह एक अंतर्राष्ट्रीय जहाज वर्गीकरण सोसाइटी है जो जहाज वर्गीकरण और प्रमाणन के साथ साथ तकनीकी निरीक्षण सेवाएं भी प्रदान करती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? विकल्प है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में भारतीय नौसेना ने गुजरात की भरूच में सॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड में महाबली टग को चालू किया है। इसका निर्माण भारतीय शिपिंग रजिस्टर यानी IRS द्वारा निर्धारित वर्गीकरण नियमों के अनुसार किया गया है। बता दें कि भारतीय शिपिंग रजिस्टर एक गैर लाभकारी संस्था है जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी, इसलिए कथन 1 सही है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय जहाज वर्गीकरण सोसाइटी है जो जहाज वर्गीकरण और प्रमाणन के साथ साथ तकनीकी निरीक्षण सेवाएं प्रदान करती है, इसलिए कथन 2 सही है। IRS इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ क्लासिफिकेशन सोसाइटीज यानी IACS का सदस्य है जो दुनिया भर में वर्गीकरण समाजों का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। हाल ही में समाचारों में देखी गई कोयना नदी किस नदी की एक सहायक नदी है? विकल्प है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।